प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज अपन लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा और आगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फिनिश किया, राइट। और हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट हायर ऑर्डर नहीं, मैं गलत बोल गया। हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा। हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर की हायर डिग्री यानी कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी सॉल्व किया, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के विषय में बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आप लोगों को जब भी कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी तो उसमें हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर यूज़ किया जाएगा। और एक कॉमन वर्ड जो आप लोगों को हमेशा सुनने को मिलेगा वो है CF/PI। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये दो वर्ड्स आप लोगों को सुनने को मिलेंगे और ये जो दोनों वर्ड है ना, ये हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है, ठीक है, बहुत बहुत आसान भी है। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहला तो हम लोग हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है ये समझेंगे, कितने प्रकार की होती है, फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, CF का क्या कॉन्सेप्ट है, PI का कॉन्सेप्ट है, वो CF और PI बनते कैसे हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर वो बनते हैं तो ऐसे ही क्यों बनते हैं, कुछ और क्यों नहीं बनते हैं, हम लोग इसके विषय में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब आज के लेक्चर में होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको आने वाले लेक्चर्स में, राइट। सो इसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों और ध्यान से समझिएगा भी, ओके। सो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द कॉमन वर्ड। हायर ऑर्डर का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको उसमें d2y/dx² या इसके ऊपर के यानी कि 3, 4 इस ऑर्डर के डेरिवेटिव्स मिलेंगे सामान्यतः, ठीक है। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर का मतलब मैं आप लोगों को पहले दिन ही समझा दिया था कि लीनियर का मतलब जो हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स होंगे उनकी पावर 1 होगी, पहली चीज। y की पावर 1 होगी, दो डेरिवेटिव्स या दो से ज़्यादा डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होंगे और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स भी मल्टीप्लाई में नहीं होंगे। ये लीनियर की शर्त होती है, कंडीशन होती है, तो वो सब यहाँ पर पालन होगा। तो अब हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो समझ में आ गया। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली दो टाइप की होती है, बेसिकली, ओके, दो टाइप की होती है। कौन सी? एक होती है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है ना, और एक दूसरी होती है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है। सो ये जो CF/PI है वो इस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में जुड़ा हुआ है बिकॉज इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग CF और PI निकालते हैं। मतलब कहने का है कि उसके सोल्यूशन में दो टर्म्स होते हैं, CF और PI। बाकी डिटेल हम जब उस टॉपिक को जाएंगे तब पढ़ेंगे, ओके। और दूसरा होता है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इस वेरिएबल कोफिशिएंट वाले टॉपिक में हम लोगों को बेसिकली सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही फोकस करना है। सेकेंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विथ वेरिएबल कोफिशिएंट उसके ऊपर ही फोकस करना है। हायर ऑर्डर की अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो होती नहीं है, अभी फिलहाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बाकी वो होती हैं, राइट। सो ये तो हो गया विद्यार्थियों का क्लासिफिकेशन के हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बेसिकली कितने प्रकार की होती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। तो पहले मैं आप लोगों को उसका स्टैंडर्ड रूप बताता हूं बच्चों, है ना। तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ ऐसा है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है A0 dny/dxn plus A1 dn-1y dxn-1 plus A2 dn-2y dxn-2 plus dash an-1 dy/dx plus an y is equals to q. So this is the standard form of the
हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर Q जो है वो फंक्शन ऑफ x है और बाकी चीजें तो आप लोगों को पता ही है। इसमें a0, a1, a2, an-1, an ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं और क्योंकि ये डेरिवेटिव्स के साथ में और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में होते हैं, इसीलिए इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट, राइट? समझ में आया लॉजिक? और यहीं पर अगर x हो जाए, एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स क्यूब हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, लाइक दैट, अगर इस तरह के फंक्शंस हो जाएं मल्टीप्लाई में, है ना, टर्म्स हो जाए मल्टीप्लाई में, तो हम इसको विथ वेरिएबल कोफिशिएंट कहने लगते हैं। तो ये तो बेसिक दोनों में अंतर हो गया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन और वेरिएबल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना नहीं जानते हैं विद्यार्थियों, तो फिर हम लोग उसको सॉल्व भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भाई जब आपको पता ही नहीं है कि यार किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो फिर तुम किसी के साथ भी कैसा भी व्यवहार करने लगोगे। सो इसलिए ये पता होना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है हमारी, हमें किसको सॉल्व करना है, हमें किसके साथ डील करना है। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो फिर ठीक से सोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसलिए आपकी प्रॉब्लम क्या है ये क्या कहते हैं पहले समझना ज़रूरी है ना। गलत वर्ड हो गया, एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम तो हमारे साथ में हमेशा जुड़ी रहती है, सभी के साथ में जुड़ी रहती है। स्टूडेंट के साथ में है तो प्यार मोहब्बत की प्रॉब्लम जुड़ी रहती है, बड़े हो गए तो शादी वाली पत्नी की या पति की प्रॉब्लम जुड़ी होती है, और साथ में और भी कई सारी प्रॉब्लम जुड़ी होती हैं। तो अगर उन प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हो तो पहले पहचानना पड़ेगा कि समस्या क्या है। अगर बिना समस्या जाने आप उसका हल ढूंढने लगोगे, उसको हल करने लगोगे, तो कभी कभी नुकसान हो जाता है ना। स्टूडेंट के मार्क्स कट जाते हैं और बाकी दूसरों के साथ कुछ और हो सकता है। तो इसलिए पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर उसका अच्छे से दिमाग लगा के सोल्यूशन ढूंढो। क्लियर? तो फिलॉसफी की बात खत्म, अभी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सारे कांस्टेंट हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा जो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कई ऑथर्स जो हैं वो यहाँ पर a0 की जगह पर 1 भी लिखते हैं, इससे उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर हम एक खास सिंबल, कौन सा सिंबल यूज करें, हम लोग सिंबल यूज करें d, जहां d का मतलब है d बाय dx। तो इस सिंबल d इज इक्वल टू d बाय dx, या फिर d स्क्वायर को हम d2 dx स्क्वायर, d क्यूब को d3 dx क्यूब, यदि इन सिंबल्स को यूज करें तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है थोड़े बड़े बड़े नोटेशंस के साथ में, ये थोड़े नोटेशंस छोटे हो जाते हैं। यानी कि इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a0 dny प्लस a1 dn-1y प्लस, एक सेकेंड जरा, पाकिस्तान से फोन है भाई, समझ रहे हो तुम, +92 आ रहा है, थोड़ा बात कर लेता हूँ मैं, रुको ज़रा। हेलो। वैसे पाकिस्तान से कॉल आते रहते हैं, कई सारे बच्चे हैं वहाँ पे जो टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो कोई नई बात नहीं है, इवन कई जगह से कॉल आते हैं। ये बात अलग है कि मैं बहुत कम रिस्पॉन्ड कर पाता हूँ, और ये कहीं ना कहीं जिसे कहें कि थोड़ा सा नुकसानदायक भी है, बिकॉज उसी के कारण कई सारे जो विद्यार्थी हैं वो चैनल से दूर हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। a2 dn-2y प्लस डैश डैश an-1 dy प्लस any इज इक्वल्स टू q। मतलब d सिंबल की मदद से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर इस पूरे में से y को कॉमन ले लिया जाए तो आपको मिल जाएगा a0 dn प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 प्लस डैश डैश d an-1 d प्लस an ब्रैकेट y is equals to q, right? Now
ये जो आपके सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वास्तव में अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें कांस्टेंट है और डी यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर इसमें है। तो ये बेसिकली ब्रैकेट में लिखी हुई चीज है ना, ये अपने आप में क्या है, इट्स अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह काम करता है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट। और इसको ऑपरेट किया जाता है किसके ऊपर, इसको ऑपरेट किया जाता है y के ऊपर। ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट होता है जो उसके राइट साइड में लिखा होता है, उस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है। तो ये हमेशा किसके ऊपर ऑपरेट होता है, ये हमेशा y के ऊपर ऑपरेट होता है विद्यार्थियों। दैट्स व्हाई आप ये मत सोचिएगा कि ये दोनों प्रोडक्ट में है, दिस वन इन दिस वन प्रोडक्ट, नो, दिस इज द ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन y। ये y पर ऑपरेट हो रहा है, और अगर आप इस y को इधर लिख देंगे तो इट्स टेक्निकली रॉन्ग। तो इसलिए राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं लिखना है, राइट साइड में लिखना है y को। इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को एक अन्य सिंबल FD से कई जगह पर डिनोट किया जाता है, स्मॉल FD से भी डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पे लेकिन कैपिटल FD, चलो स्मॉल FD लिख देते हैं, हो सकता है आपकी बुक में स्मॉल FD लिखा हो। तो इस पूरे के पूरे डिफरेंशियल ऑपरेटर को FD सिंबल से भी डिनोट किया जाता है, और इस y को अगर यहाँ पे लिखते हैं तो दिस इज Q। तो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट में, वो FDY इज इक्वल्स टू Q भी होता है। तो कहीं पर अगर ये लिखा आए तो समझ जाइएगा कि इस FD का मतलब है दिस वन, पूरा का पूरा डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक। अब इस FD का मतलब अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने यहां पे लिख दूं d² प्लस 2d प्लस 3 और y इज इक्वल्स टू x। तो यहां पर FD का मतलब क्या है, ये d² प्लस 2d प्लस 3। तो आप इसको FDY इज इक्वल्स टू x भी लिख सकते हैं, जहां पर FD का मतलब है दिस ऑपरेटर। और अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो, क्या कहीं पर लिखा हो d² y प्लस 2dy प्लस या -4y इज इक्वल्स टू साइन x, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d² प्लस 2d माइनस 4y इज इक्वल्स टू साइन x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डिफरेंशियल ऑपरेटर FD। ठीक, स्क्रीन से बाहर चला गया था मैं, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हें तो दिख रहा होगा ना, लेकिन ये काम की चीज जो यहाँ पे लिखी है मेनली तुम्हें दिखना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम लोग यहाँ पर उसे शॉर्ट रूप में इस रूप में भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों। तो ये तो हो गया बच्चों इंट्रोडक्शन हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ अब इसके बाद में आते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो y बराबर CF प्लस PI के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने कैसे कह दिया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन CF और PI होता है। देखो ये मैंने तुम्हें मोटा मोटा बता दिया, अब ये भी तुम्हें समझाऊंगा इसके बाद में कि CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरा नाम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं CF को, आई डोंट नो, और PI को क्या कहते हैं, विशेष समाकल कहते हैं शायद, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है शायद, डोंट नो, याद नहीं है। सो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब CF निकालने की अलग प्रोसेस है, PI निकालने की अलग प्रोसेस है विद्यार्थियों, ये भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, ओके। लेकिन CF कैसे निकाला जाता है, PI कैसे निकाला जाता है, इसके पहले हम लोगों को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। चलिए CF और PI के ऊपर तो हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर, लेकिन अब उसके पहले कुछ चीजें समझ लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए, है ना। हम लोग यहां पर सबसे पहले बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन Q इज इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 आपके सामने लिखी हुई है, जब इसमें राइट हैंड साइड 0 होगा तब हम उसके सॉल्यूशन के ऊपर अभी बात करने वाले हैं, या उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। नाउ मैं आपको यहां पर भी ये चीज बताना चाहूंगा कि इक्वेशन नंबर 1, यानी कि एक तरह से यही इक्वेशन नंबर 1 भी है। तो इक्वेशन नंबर 1 का जो राइट साइड है, अगर वो 0 हो जाए तो आपके पास बचता है केवल FDY इज इक्वल्स टू 0। तो
तो ये जो एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 या फिर ये वाला जो टर्म है इक्वल टू 0 है ना, हम लोग इसके सोल्यूशन के ऊपर पहले बात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि इसी इक्वेशन का जब राइट साइड 0 होती है तो जो सोल्यूशन आता है उसी को हम लोग CF कहते हैं। आई रिपीट कि सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो CF अगर निकालना है तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अलग अलग कंडीशन में, लेकिन उसके पहले हमें 2 थ्योरम्स पढ़नी है, समझनी है। मैं उनका प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको, उन थ्योरम को डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके CF बनता कैसे है और वही क्यों बनता है, ये मैं आप लोगों को यहां पे समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो पहला जो थ्योरम है, जो रिजल्ट है, वो ये है कि इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 2। नाउ थ्योरम नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि यदि y1 इज सॉल्यूशन ऑफ 2, अगर y1 जो है वो 2 सेकेंड इक्वेशन ये वाली है ना, जब राइट साइड 0 कर दिया, अगर इस 2 का सॉल्यूशन है देन cy1 इज ऑल्सो सॉल्यूशन, इज ऑल्सो सॉल्यूशन। तो ऐसी स्थिति में जो C इंटू y1 है, मतलब अगर आप उस सॉल्यूशन में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो भी वो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये कहता है पहला थ्योरम। इसका प्रूफ में नहीं आऊंगा मैं, है ना, इसका प्रूफ चाहे तो आप बुक में देख सकते हैं, कोई भी बुक जो आप पढ़ रहे हैं। इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है। वो पहले इस y1 से इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा और फिर इसकी वैल्यू निकालेगा, इससे भी सेटिस्फाई करवा के देखेगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नाउ दूसरा थ्योरम ये कहता है कि यदि y1 एंड y2 आर सॉल्यूशन, है ना, ऑफ 2, अगर y1 और y2 दो सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन है, किसके? 2 के, देन C1y1 प्लस C2y2 इज ऑल्सो सॉल्यूशन, इज ऑल्सो सॉल्यूशन। तो C1y1 प्लस C2y2 भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ये कौन कह रहा है? ये दूसरा थ्योरम कह रहा है। मतलब दो सॉल्यूशंस का जो लीनियर सम है, इसको लीनियर सम कहते हैं, दो सॉल्यूशंस का लीनियर सम भी कांस्टेंट के साथ में, वो भी सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इन दोनों थ्योरम्स के कंसेप्ट को यूज करके हम ये कहते हैं कि अगर किसी इक्वेशन के, कौन सी वाली इक्वेशन? इस इक्वेशन के y1, y2, y3 डैश डैश yn n सॉल्यूशंस हैं, तो C1y1 प्लस C2y2 प्लस डैश डैश CNyn, ये जो n सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो ये दो रिजल्ट्स आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि फिर CF कैसे बनता है और यही क्यों बनता है CF, ये आपको समझ में आ जाएगा विद्यार्थियों। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, जब राइट साइड 0 होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, अर्थात CF कैसे बनाया जाता है और वही क्यों बनता है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, मैं इसका राइट हैंड साइड 0 कर देता हूं और अब हम लोग निकालने जा रहे हैं जनरल सॉल्यूशन, है ना, जनरल सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मैथमेटिक्स में तो मान के ही चलते हैं सारी चीजें, तो हम लोग यहां पर मान के चलते हैं क्या, लेट y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर mx इज सॉल्यूशन ऑफ 1, इसको 1 मान लेते हैं, ये आपका 1 है, राइट हैंड साइड 0 कर दिया बच्चों। तो हम मानते हैं कि y बराबर e टू द पावर mx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि आप इसमें अगर y की जगह पर ये रख देंगे तो आप ये सेटिस्फाई हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि हमने सॉल्यूशन माना है। तो इट मींस दैट कि जब आप यहां पर y की वैल्यू रखेंगे, ये e टू द पावर mx, तो y को n टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये e टू द पावर mx n टाइम डिफरेंशिएट होगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा a0 m रेज़ टू द पावर n एंड e टू द पावर mx प्लस a1 m टू द पावर n माइनस 1
e टू द पावर mx प्लस डैश डैश, यहां पर आ जाएगा an माइनस 1 m e टू द पावर mx प्लस an e टू द पावर mx एंड इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से अगर e टू द पावर mx हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा a नॉट m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश a n माइनस 1 m प्लस a n इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो वाला टर्म है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। e टू द पावर mx कैन नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो टर्म है इसको 0 पर होना पड़ेगा। तो जैसे ये वाले टर्म को आप 0 के बराबर लेते हो, a नॉट m टू द पावर n a1 m टू द पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 a n माइनस 1 m प्लस a n इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन क्या है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कौन है, m जरा ध्यान दीजिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x होता है उसमें, वैसे ही यहां पर क्या है m, और कितने डिग्री की है, ये कितने डिग्री की इक्वेशन है, ये है डिग्री n, ये डिग्री n की इक्वेशन है। तो जो n डिग्री की इक्वेशन होती है उसके n रूट्स होते हैं। आई रिपीट, कितने रूट्स होते हैं, n रूट्स होते हैं, और हर रूट उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यदि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में m की वैल्यूज आएंगी m1 m2 m3 एंड डैश डैश mn, और ये सारे के सारे जो n रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसका मीनिंग ये हो गया कि यदि ये m की वैल्यूज को हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो e टू द पावर m1x e टू द पावर m2x e टू द पावर m3x एंड डैश डैश e टू द पावर mnx, ये हमारे पास में n सॉल्यूशंस आ जाएंगे, या फिर y की n वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये y1, ये y2, ये y3, ये दिस वन yn, ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस होंगे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन हैं। इट मींस दैट कि यदि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया दिया जाए, y बराबर c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x प्लस डैश डैश cn e टू द पावर mnx, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ये भी सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का। अब आप समझ जाइए कि जो CF में C1, C2, C3 ये सब आते हैं, और कितने आते हैं, ये CF का जब रूल आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा आगे, और वही क्यों आते हैं, राइट, ये भी समझ में आ जाएगा। तो होता ये है कि CF में ये जो आपका सॉल्यूशन आता है, आई रिपीट, ये जो आपने निकाला बेसिकली ये CF है ना, ये जो है ये आपका CF है, राइट, क्योंकि CF इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और CF मतलब जब राइट हैंड साइड 0 होती है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आता है वही CF होता है। तो ये जो है ये CF है। और CF बनाते कैसे हैं, CF बनाने के लिए हम लोगों को जो लॉजिक है वो ये होता है कि y बराबर e की पावर mx को सोल्यूशन हम मानते हैं। अब प्रश्न एक ये भी आ जाता है कि यही क्यों मानते हैं, उसका कारण ये है कि इसके ऊपर डेरिवेटिव का असर बहुत कम होता है, ये ना के बराबर होता है। भाई इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये का यही आ जाता है, और x के साथ अगर कांस्टेंट है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इसीलिए जब हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन बनाते हैं तो प्रयास करते हैं कि हम ऐसे फंक्शन से शुरुआत करें जो हमको कुछ ऑप्टिमल रिजल्ट दे सके। तो शुरुआत इससे ही की गई और उसने दे भी दिया ऑप्टिमल रिजल्ट। तो CF में इस तरह की बनावट क्यों होती है उसका कारण मैंने आपको बताया, बिकॉज ये सभी जो होते हैं इस इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं, इसीलिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी, वो जो थ्योरम पढ़ा था ना उस थ्योरम से, कि अगर आपके पास n सोल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सोल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का विद्यार्थियों। तो ये सोल्यूशन हुआ, और इस सोल्यूशन को निकालने में हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके लिए इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती कैसे है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए, यानी कि ये ऑक्सिलरी
इक्वेशन बनाने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ता है? हम लोगों को, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर की जगह m रखना पड़ता है। आई रिपीट, m रखना पड़ता है। तो जैसे ये dny बाई dxn है, तो इसमें ऑर्डर कितना है? n है, तो यहां पर आ जाएगा m की पावर n, है ना। मतलब हम केवल d बाई dx की जगह पर m लिखते हैं और जितना उसका ऑर्डर होता है वो उसकी पावर में आ जाता है, राइट। सिमिलरली यहां पर क्या कहते हैं? m की पावर n माइनस 1, यहां पर इतना। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उसमें आप d बाई dx, y की जगह नहीं, d बाई dx की जगह, y को छोड़ते हुए, है ना, उसकी जगह पर क्या रख देते हो? m, तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है, राइट। ध्यान देना कि जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगा? तो भाई d की जगह पर आप m लिख दो, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर 2m प्लस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनी, इसको सॉल्व कर दो, जो रूट्स आएंगे उसकी मदद से आप CF बना सकते हो इस तरह से, राइट। अगर कहीं पर मान लो ऐसे लिखा हुआ है d3y बाय dx क्यूब प्लस 3d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 4dy बाय dx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, y यहां पर ऐसे लिखा है। मान लो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो कैसे बनाओगे? तो कहना सर वो ऐसे बन जाएगी, इट्स अ m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4m एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तरीका समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। y की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस है। और उसके कारण m की जो पावर है वो क्यों आ जाती है, ये भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि इसको जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतनी बार मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहां पर मोटा मोटा मैंने आप लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 हो तो कैसे उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हम उसके रूट्स की मदद से जनरल सॉल्यूशन यानी कि CF फाइंड करते हैं। आई रिपीट, यही CF होता है। CF कैसे फाइंड करते हैं ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है ना। और अब ध्यान रखिएगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका जो नेचर होगा उसके बेसिस पर हम लोग CF बनाएंगे। आई रिपीट, जो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स का नेचर होगा, अब रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, रूट्स रियल डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रूट रियल और कुछ एक जैसे भी यानी कि रिपीटेड भी हो सकते हैं, यानी कुछ एक जैसे होंगे कुछ अलग होंगे। जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रूट्स जो हैं वो इरेशनल भी हो सकते हैं। तो इन अलग अलग केसेस में आपका जो CF है वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये हम लोग जस्ट अब समझते हैं। और मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन भी बता देता हूं और नोट भी करवा देता हूं, उसे आप नोट कर लीजिएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि CF कैसे बनता है, क्यों यही बनता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यों बनानी पड़ती है और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन से फिर CF बनते कैसे हैं और रूट्स का CF के साथ क्या रिलेशन होता है। तो आइए जरा इसको समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और फिर वो CF के रूल्स, एक तरह से वो CF के रूल्स ही हैं, है ना, जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के नेचर पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद में हम लोग फिर प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं।